बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कुछ समय पश्चात भी मान्य बहनी हम लोगों के बीच में होंगी, इसलिए सामाजिक क्रांति की मिसाल व सम्मान की प्रतीक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी का हम सभी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारी श्री आकाश जी का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज आदरणीय बहन जी पूरे के गुड़गांव मेरे के प्रत्याशी श्री हरमंदेव चौहारी जी, विपरीत विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस जी, कंटोनमेंट के प्रत्याशी महेश जगन्नाथ जी, शिवाजी नगर के प्रत्याशी वकील शरण जी, कांग्रेस के प्रत्याशी महेश काफे जी के साथ साथ महाराष्ट्र प्रदेश के समस्त विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और मैं पार्टी के केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री नर्मदा प्रसाद अग्रवाल, प्रदेश के अध्यक्ष श्री डोंगरे जी, श्री हरदेव चौहारी जी और पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय बहन जी को बाबा साहब के खिलाफ भेजकर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और हमारे श्री आकाश आनंद जी को सभी पार्टी कर्मचारी हमारी आकाश आनंद जी का भी महात्मा फुले जी की प्रतिमा भेंट कर स्वागत करेंगे। अरे भैया फोटो भैया पीछे भी देखो अब मैं माननीय श्री आकाश आनंद जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने से सभा को संबोधित करें। माननीय आकाश आनंद। साथियों, जय भीम जय भारत। आज आप लोग बीएसपी की चुनावी जनसभा में खासकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व सांसद तथा मेरी आदर्श एवं बहन जी के नाम से आम लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं अपनी सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग व नौजवान साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जो ये सभी लोग
अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि हमारे केंद्र व आपके महाराष्ट्र स्टेट यूनिट के भी यहाँ पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी अपनी पूरी मेहनत के साथ आपके अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए लगे हैं। इनकी भी पार्टी बहुत बहुत आभारी है। और अब मैं सबसे पहले अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी, खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं माननीय साहब श्री काशीराम जी आदि को भी पूरे आदर सम्मान के साथ नमन करता हूँ, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। और इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी उनके अधूरे रहे कारवां को पूरा करने में रात दिन मेहनत के साथ लगी हुई है। साथ ही आदरणीय बहन जी ने आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाकर यहाँ इन वर्गों के लोगों को काफी हद तक अपने पैर पर खड़ा किया। इनके साथ साथ आदरणीय बहन जी ने सब समाज में से गरीबों, अतिथियों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मध्यमवर्गीय लोगों के हितों में भी काफी ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को के ऊपर कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। और अब आप लोग भी अपने प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करने के लिए यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाकर अपनी सरकार जरूर बनाएं। आपसे मैं यही विशेष अनुरोध करता हूँ। और यहाँ अपनी पार्टी की सरकार बनाना क्यों जरूरी है, तो उसके बारे में अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खुद आप लोगों को काफी विस्तार से बताएंगे, जिन पर आपको पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करना है। इसलिए अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए यहाँ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन को दबा के उन्हें जिताने की अपील करने के साथ साथ अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और मैं आदरणीय बहन जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने चेहरा रखें। आदरणीय बहन जी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे व मेरे साथ साथ पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद को भी सुनने के लिए
यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। दिल को जिताने के लिए आपके स्टेट के पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर श्री रामजी गौतम व श्री नर्मदा प्रसाद अहरवाल आदि तथा यहाँ महाराष्ट्र स्टेट के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे व इनके अन्य सभी साथीगण भी पूरे जी जान से लगे। लेकिन अब मैं सबसे पहले इस चुनाव के संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी यहाँ के महाराष्ट्र स्टेट में हो रहे विधानसभा का चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। और ये चुनाव हमारी पार्टी अकेले ही इसलिए लड़े हैं क्योंकि इस मामले में अभी तक के रहे अनुभव के मुताबिक हमने जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई भी चुनाव लड़ा है तो हमारी पार्टी का दलित बेस वोट तो एक तरफा गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, लेकिन उस पार्टी के लोगों की जातिवादी मानसिकता होने की वजह से उनके पार्टी का अधिकांश वोट हमारे पार्टी को नहीं मिल पाता। जिस पार्टी से हम लोग गठबंधन करते हैं तो उस पार्टी के लोगों की जातिवादी मानसिकता होने की वजह से उनकी पार्टी का अधिकांश वोट हमारी पार्टी को नहीं मिल पाता है, अर्थात ट्रांसफर नहीं हो पाता है, बल्कि उनका ये वोट अंदर अंदर दूसरी पार्टी के खासकर उच्च वर्ग के उम्मीदवारों को ही चला जाता है और फिर वहाँ हमें केवल दलित व थोड़ा बहुत अपनी पार्टी से अन्य कमजोर वर्गों का जुड़ा वोट ही पड़कर रह जाता है, जिससे उन सीटों पर हमारी पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार कामयाब नहीं हो पाते तथा पार्टी का वोट प्रतिशत भी इससे काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हमें ऐसी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बजाय बल्कि बहुजन समाज के हर अंग को अर्थात SC, ST, OBC व इन्हीं की तरह दुखी व पीड़ित मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से अति गरीबों को भी भाईचारे के आधार पर सीधे ही पार्टी से जोड़कर हमें फिर अपनी पार्टी को सत्ता में लाना होगा। और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया। ये बात मैं कोई हवाई आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ, बल्कि ये सब हमने तो यूपी में करके भी दिखाया है, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश भी है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी आपके महाराष्ट्र स्टेट में अकेले ही यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़कर यहाँ सत्ता में आना चाहती है, लेकिन यहाँ सरकार ना बनने की स्थिति में, जहाँ आपके महाराष्ट्र स्टेट में पार्टी की सरकार ना बनने की स्थिति में यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर में बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी जरूरत पड़ने पर यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी को अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि उस सरकार में शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास और ज्ञान आगे कराने का ही पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा टिकट बंटवारे के मामले में भी हमने यहाँ सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें टिकट भी दिए, अर्थात उन्हें उचित भागीदारी भी दी है। किंतु अब मैं आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ ये दिलाना चाहती हूँ
कि अपने देश को आजाद हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी अधिकांश यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की तथा इनके गठबंधन की ही सरकारें रही, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के चलते यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है, बदलाव नहीं आया है। इसी प्रकार यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं रही है। ऐसे में अब इन सभी विरोधी पार्टियों को इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है और इस संदर्भ में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन वर्गों के उत्थान के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं उनके अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में जो इन्हें कानूनी अधिकार मिले हैं तो उनमें से खासकर सरकारी नौकरियों में जो इनको आरक्षण की ये सुविधा मिली है तो उसका यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन्हें अभी तक भी पूरा लाभ नहीं दिया और अब तो ये सभी विरोधी पार्टियों की जातिवादी सरकारें अपने राजनीतिक नफे नुकसान को भी ध्यान में रखकर इनके इस आरक्षण को मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है, जिसमें कोर्ट ने SC व ST वर्गों के आरक्षण में आरक्षण अर्थात इसमें वर्गीकरण करने व क्रीमी लेयर आदि को भी लागू करने की बात कही है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट के इस निर्णय को प्रभावहीन बनाने व इसे पूर्व की स्थिति में लाने के लिए हमने मीडिया के जरिए केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार से इस मामले में संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक लाकर इसे पास कराने का भी अनेकों बार विशेष अनुरोध किया है, जिस पर केंद्र सरकार व पूरा विपक्ष भी अभी तक चुप्पी साधे हुए है। वैसे भी इस मामले में अब हमें इनसे कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तो सत्ता व विपक्ष की कई राज्य सरकारों ने कोर्ट के इस फैसले को लागू करना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि माननीय कोर्ट ने अपने इस निर्णय को लागू कराने का अब ये सीधा कार्य राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया है और अब राज्य सरकारें इस निर्णय की आड़ में अपनी पार्टी के लाभ के लिए इन वर्गों को आरक्षण के नाम पर बांटकर इन्हें आपस में ही खूब लड़ाएंगी, अर्थात इसका फूट डालो व राज करो की नीति की तरह ही पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएगी। जबकि कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब हमारी पार्टी का यही कहना है कि देश में इन वर्गों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण का जो संवैधानिक अधिकार दिया है तो उसे अब यहाँ सभी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके प्रभावहीन बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी है। लेकिन अब इन वर्गों के लोगों को इनके षड्यंत्र को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देना है, बल्कि इन्हें पूर्व की तरह ही आपस में मिलजुल कर एक होकर आगे बढ़ना है और अपने एकमात्र हितैषी
पार्टी बीएसपी को ही पूर्ण रूप से मजबूत बनाकर इसे केंद्र व राज्यों के लिए सत्ता में जरूर लाना है। और फिर सही वक्त आने पर इन वर्गों के इस आरक्षण को पूर्व की स्थिति में लाकर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। साथ ही इन्हें आरक्षण का इनकी बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से भी पूरा लाभ दिया जाएगा। जबकि इसी मानसिकता के तहत चलकर ही केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की भी अब तक रही सभी सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है, जिसे फिर अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्गों को ही दे दिया जाता है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने बहुत पहले ही मान्य कोर्ट की आड़ में इसे काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके ज्यादातर सरकारी कार्य अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ महाराष्ट्र स्टेट सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही मिली है, जिसका भी अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। जबकि इन्हें ये सम्मान इनके जीते जी केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की ही सरकार में बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने अपनी जातिवादी मानसिकता की वजह से इनके देहांत के बाद भी इन्हें ये सम्मान नहीं दिया। जो इनके द्वारा बनाए गए संविधान की अब आए दिन यहाँ हवाई व खोखली बातें करते रहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इनके कारभार को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित रहे व्यक्तित्व मान्यवर श्री काशीराम जी के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इससे भी इन वर्गों के प्रति इस कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व राज्यों की जातिवादी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के ऊपर शोषण करने वालों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके महाराष्ट्र प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी यहाँ पूरे देश में काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके अलावा आपके महाराष्ट्र स्टेट सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर
यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। और इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में व आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की गरीब व किसान विरोधी तथा इनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत बनाई गई इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही पूरे तौर से जिम्मेवार मानकर चलती है, जिसके कारण ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आम जनता काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी है। इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर काफी ज्यादा फैला हुआ है, जिससे आपका खुद का महाराष्ट्र स्टेट भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने महाराष्ट्र प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके गठबंधन दलों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच अभी तक भी नहीं बदली है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि शुरू से ही लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर जहां बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती है। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये विरोधी पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ गरीब एवं आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र में आपके स्टेट सहित अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही है, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा परेशानी नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों आदि की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर या सर्व समाज के लोगों की अधिकांश समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है। और हमने अपने सभी चारों बड़ी सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनके वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। और इतना ही नहीं,
बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने तो उत्तर प्रदेश में जो गरीब लोग थे, जिनके पास खेती करने के लिए कोई साधन नहीं थे, रोटी रोजी के कोई साधन नहीं थे, तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो वहाँ उत्तर प्रदेश में आप लोगों को याद होगा, महाराष्ट्र के लोगों को, कि जब तक हमारी सरकार नहीं बनी थी तो आप लोग एक नारा लगाते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आप लोग एक नारा लगाते थे, लेकिन उस नारे को सही मायने में अमली जामा उत्तर प्रदेश में बीएसपी की रही सरकार ने तो अमली जामा करके दिखाया ये काम। और उत्तर प्रदेश में जो सरकार के पास सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, हमने किसी किसान भाई की प्राइवेट जमीन 1 इंच के लेकर अपने लोगों ने नहीं बांटी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो सरकारी जमीन खाली पड़ी थी उसके 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने उत्तर प्रदेश में जो विकसित सेक्शन के लोग थे तो उनको हमने खेती करने के लिए फ्री दिया। और अब तो दूसरी पार्टियों की जो सरकारें हैं या पार्टियां हैं, अपने मैनिफेस्टो में जो बात करती हैं वो हमारी नकल कर रही है। अब वो क्या कहती हैं कि हम इनके पक्के मकान बनाकर देंगे। जब तक बीएसपी ने पक्के मकान गरीब लोगों को आवासहीनों के बनाकर नहीं देते, जब तक कोई बात नहीं करता। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की रही सरकार ने जिन गरीब लोगों के पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं थे तो सरकारी खर्चे से हमने वो पक्के मकान बनाए थे। अब उसकी नकल दूसरी पार्टियों की सरकारें करेंगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल में वो सही अमली जामा नहीं पहना रही। कागजों में ज्यादा उनके मकान बनते हैं, जमीनी हकीकत में। इसी प्रकार आप लोगों को मालूम है कि चाहे महाराष्ट्र है या देश का अन्य कोई स्टेट है, जहाँ पर वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, कमजोर वर्गों के, उनकी बस्तियों में घुसते ही मालूम हो जाता है कि यहाँ दबे पिछले लोग रहते हैं, क्योंकि जो पार्टी पावर में रहती है वो अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत उनकी बस्तियों को विकसित नहीं करती है। लेकिन जब हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास समग्र योजना के तहत और मान्यवर श्री कांचीराम शहरी समग्र विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में जो देहात थे चिन्हित करके जहाँ इनकी आबादी ज्यादा थी तो उनकी बस्तियों को हमने प्राथमिकता के आधार पर हर सुविधा से विकसित किया। शहरों की भी बस्तियों को हमने विकसित किया, तो इससे उनके रहन सहन के ऊपर काफी असर पड़ा। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता नहीं ना देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए। लेकिन अब कांग्रेस या बीजेपी इस चुनाव में क्या बोलते हैं कि हम रोटी रोजी के साधन तो नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, कुछ भत्ता भी देंगे। लेकिन हमारी पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। हमने उनको ये बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में उन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया। इसके अलावा हमारी पार्टी की सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं या बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। किसानों की भी समस्याओं का अधिकांश समाधान किया गया है तथा उनकी फसलों का भी उन्हें समय से उचित दाम दिया है। साथ ही हमने वहाँ संत समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की सरकार ने यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर
श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने महाराष्ट्र प्रदेश में ऐसे कार्य करना चाहते हैं, साथ ही आपके प्रदेश से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने महाराष्ट्र प्रदेश में भी अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर आधारित ही सरकार बनानी होगी, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पे महाराष्ट्र प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की खासकर सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इतना ही नहीं, मैं आज आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये सभी विरोधी पार्टियां बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस पार्टी के खासकर दलित बेस वोट को बांटने की भी पूरी कोशिश में लगी है, जिसके लिए इन्होंने दलित वर्ग में से बिकाऊ व स्वार्थी लोगों के जरिए अब अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी बनवा रही हैं, जिनको चलाने व चुनाव आदि लड़ाने पर भी पूरा खर्चा विरोधी पार्टियां उठाती हैं, जो चुनाव में अपने लाभ के लिए उसी हिसाब से उनके उम्मीदवार खड़े करवा के उनके वोटों को काफी हद तक बांट देती है, जिन्हें आपको ऐसी पार्टियों को ऐसे बिकाऊ और स्वार्थी किस्म के लोगों की जो पार्टियां हैं तो उनको आपको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है, ताकि इनका ये षड्यंत्र कामयाब न हो सके। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे बिकाऊ व स्वार्थी लोगों की पार्टियों व संगठनों को थोड़ी मजबूती देने के लिए अब ये विरोधी पार्टियां एक दो सीटों पर अपना खुद का वोट भी ट्रांसफर करा के इनके एक आदि एमपी व एमएलए भी जितवा के जीत रही। ये भी इनका एक षड्यंत्र का हिस्सा है। जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी मूवमेंट को कमजोर करने के लिए उनके जीते जी कांग्रेस पार्टी ने इनके विरोध में दलित वर्ग से जुड़े स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी को बड़े बड़े पदों पर बनाकर रखा था। इसलिए आपको इनके षड्यंत्र को भी कामयाब नहीं होने देना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल, सर्वे एवं सोशल मीडिया आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे पार्टी के लोगों को कतई बिगड़ा नहीं होना है। इसके साथ साथ आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में भी कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं और जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, अर्थात जो कहती है उसे करके भी दिखाती है। और ये सब हमने पार्टी के बिना जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही उत्तर प्रदेश में काफी कुछ करके भी दिखाया है, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी कुछ नकल भी कर रही हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है
कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने महाराष्ट्र स्टेट के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। बीएसपी को इस सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ के प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रह सपना जरूर साकार हो सकता है। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथ मान्यवर श्री कांशीराम जी के भी ये कर्म भूमि रही है। मान्यवर श्री कांशीराम जी ने जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया तो वो उन्होंने इसी महाराष्ट्र की धरती के ऊपर उन्होंने लिया था और यहीं से उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का अभियान शुरू किया। तो ये जो जगह है महाराष्ट्र जो स्टेट है, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथ मान्यवर श्री कांशीराम जी की भी कर्म भूमि रही है और यही पूना से उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया था। ये भी आप लोगों को मालूम है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब मेरी आपसे यही अपील है कि आप लोगों को यहाँ महाराष्ट्र स्टेट में, यहाँ अपने महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट करने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो बड़ी संख्या में मुझे सुनने के लिए इधर आई हैं, तो इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। और हमने अंत में उन्हें अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जो यहाँ मंच पर भी और सामने भी हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, तो हमने अंत में उन्हें अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जिताने के पुरजोर अपील के साथ ही अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।